नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इस क्रम में आज हम बीपीएससी के द्वारा ही सीडीपीओ के पद पे चयनित 4th रैंक राजेश रंजन जी के बारे में चर्चा करेंगे कि उनसे साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। फ्रेंड्स, यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका ऑप्शनल LSW रहा है और इससे जुड़े बहुत सारे स्टूडेंट 64वीं बीपीएससी में मुख्य परीक्षा दिए हुए हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि LSW वाले जिन लोगों का ऑप्शनल है उन्हें किस प्रकार से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना रहती है और इनके बारे में देखेंगे और भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो आइए हम उनसे पहले उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सबसे पहले राजेश रंजन जी को बीपीएससी के द्वारा इस पद पर चयनित होने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, राजेश रंजन जी हैं, इनका जो सीडीपीओ में पद पे चयनित हुए हैं, जिनका 4th रैंक रहा है, काफ़ी अच्छा रैंक रहा है। इनका जो इंटरव्यू हुआ था वह शक्ति सामंत सर के बोर्ड में पड़ा था, जिसमें 1+3 यानी कि शक्ति सामंत सर के अलावा 3 और सदस्य थे, यानी कि टोटल 4 मेंबर थे। फ्रेंड्स, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और जाने कि इनका जो मार्क्स रहा है यह जीएस पेपर 1 में 213, काफ़ी अच्छा मार्क्स है। 213, 300 में 213 लाना बहुत ही अच्छा है। और जीएस पेपर 2 में भी अच्छा है, 177 मार्क्स है। और LSW में 171 मार्क्स है, LSW में भी अच्छा मार्क्स है। ज़्यादातर लोगों को ये धारणा रहती है कि LSW पेपर में बहुत कम मार्किंग होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग LSW ही लेते हैं और सबसे अधिक और इससे सिलेक्शन भी होता है। और LSW में 171 मार्क्स ये अच्छा मार्क्स है। और इंटरव्यू में भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है, 88 मार्क्स आया है। शक्ति सामंत सर के बोर्ड में इनका 88 नंबर मिला है। ऐसे भी लोगों में धारणा रहती है कि शक्ति सामंत सर के बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इनके बारे में इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनसे पूछा गया कि आप ग्रेजुएशन कब किए। ये जेन्युइन प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था वो BHU से, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए थे, उसके बारे में इन्होंने बताया। और इनसे पूछा गया कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो इन्होंने बताया कि इनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहा है, उनके उससे बताएं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि इनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल में LSW रखे हैं, क्योंकि ये सीडीपीओ का पद है और बीपीएससी के तहत सीडीपीओ की बहाली होती है। तो सीडीपीओ में कुछ ही ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसको लेना पड़ता है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो, उससे मतलब नहीं है। कुछ जैसे कि 4 और सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल, वही सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। जैसे कि LSW आप ले सकते हैं, या तो सोशियोलॉजी ले सकते हैं, या तो होम साइंस ले सकते हैं, और नहीं तो एंथ्रोपोलॉजी। ये 4 चीज़ हैं, आप इन्हीं चीज़ से आपको लेना होता है। अब आइए फ्रेंड्स, उसके बाद इनसे पूछा गया कबीर अंत्येष्टि योजना। चूँकि ये जो पद है, जिस पद के लिए इनसे साक्षात्कार लिया गया है, उसका उद्देश्य है कि समाज कल्याण। चूँकि ये जो पद है यह समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री वर्तमान में राम सेवक सिंह जी हैं। या खास करके जैसे कि आप आंगनबाड़ी जानते होंगे, आंगनबाड़ी का जो है सो कि निगरानी करना, आंगनबाड़ी में बच्चों से, महिलाओं से, छोटे बच्चों से उनके पोषण, इस पर ध्यान दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरह से देखा जाए तो जितने भी इनसे प्रश्न पूछे गए हैं वह कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर से ही जुड़ा हुआ है, समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखा जाए, यह LSW से भी है। LSW को भी देखें तो यह लेबर एंड सोशल वेलफेयर है और ये विभाग भी समाज कल्याण विभाग का है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और ज़्यादातर जिन लोगों का LSW ऑप्शनल है तो उनसे इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनसे पूछा गया कि कबीर अंत्येष्टि योजना के बारे में आप बताइए, यह योजना क्या है, आप क्या जानते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में जवाब दिया कि कबीर अंत्येष्टि योजना है। इसके बारे में फ्रेंड्स बता दें कि यह कबीर अंत्येष्टि योजना क्या होता है। थोड़ी सी बात करें तो कबीर अंत्येष्टि योजना यह योजना है जब BPL परिवार के कोई सदस्य, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके परिवार के अगर कोई सदस्य का मृत्यु होता है तो उन्हें उनके
अंतिम संस्कार, जिसे दाह संस्कार भी कहते हैं, अंत्येष्टि के कार्यक्रम करने के लिए सरकार के द्वारा एक आर्थिक मदद दी जाती है। इसकी राशि 1500 रुपया थी, जिसे बढ़ा करके अब 3000 रुपया कर दी गई है वर्तमान में। उन्होंने इसके बारे में अपना बताया। उसके बाद इनसे पूछा गया कि आंगनबाड़ी का गठन और उद्देश्य के बारे में पूछा गया कि आंगनबाड़ी का गठन कब किया गया, क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने इसके बारे में अपना जो भी जवाब होगा वो दिए होंगे। इसके बारे में अगर हम देखें तो आंगनबाड़ी का गठन का जो उद्देश्य है, यह ICDS के तहत जो हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहें, इसके माध्यम से किया गया है। और आंगनबाड़ी का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की उनके पोषण, उनके भूख को कम करने, उन्हें शिक्षा के लिए, और इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या छोटी बच्चे हैं उनके माँ और किशोरियों के लिए भी यह आंगनबाड़ी का उद्देश्य है, जिसमें सहायिका सेविका होती है। आप अपने आसपास में देखते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर इनसे पूछा गया कि उस समय ये काफ़ी चर्चित था, क्योंकि उस समय इससे मुजफ्फरपुर में जो इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण बहुत सारे बच्चे मर रहे थे, खास करके मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे मरे। तो उस समय ये पूछा गया था कि इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से ज़्यादातर गरीब क्यों मर रहे हैं, गरीब क्यों मर रहे हैं। तो इसका कारण था कि उन्होंने भी बताया, और इसका कारण ये रहा है कि गरीब क्यों मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास गरीबी है, जिस कारण उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से वो पोषण युक्त भोजन नहीं कर पाते हैं, उन्हें नहीं मिल पाता है, तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिस कारण कई प्रकार के शरीर में कई खनिज, विटामिन इत्यादि की कमी रहती है। तो इसी कारण है कि यह बीमारी खास करके उन गरीब बच्चों को पकड़ती है, और वे एक तो गरीबी है, कुपोषण है, दूसरे में वो अच्छा ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं। यही कारण है कि गरीबों ज़्यादा मर रहे हैं। तो उन्होंने अपना इस पर जो भी अपना जवाब होगा दिए होंगे। उसके बाद आइए इनसे पूछा गया कि यदि आपका BPSC में पूछा गया कि आपका BPSC में कौन सा प्रयास है, यानी कि आप जो इस पद के लिए आए हैं इंटरव्यू देने, तो क्या आपने इसके पहले भी कभी BPSC में आपने प्रयास किया है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने फ्रेंड्स इसके पूर्व में बता दें कि 56 से 59वीं और 60 से 62वीं BPSC में उन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचा है, यानी कि उन्होंने इंटरव्यू फेस किए थे राजेश रंजन जी ने, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने दोनों बार इंटरव्यू तक पहुँचे, और थोड़ी सा से उन्हें सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आखिर इन्होंने यहाँ पे CDPO का पद पे सफलता प्राप्त की। उसके बाद इनसे पूछा गया इनका जो होम जिला है फ्रेंड्स सुपौल जिला है। यहाँ पे देखिए गृह जिला इनका सुपौल है, ये सुपौल जिला के रहने वाले हैं। और इनका जो पोस्टिंग अभी वर्तमान में है पूर्णिया सदर में है। यह जो पोस्ट है CDPO, इस पर वो अपना सेवा दे रहे हैं। उनकी जो ट्रेनिंग हुआ था वो पंजाब के मोहाली में हुआ था, यानी कि जितने भी CDPO के तहत इन लोगों का हुआ था, करीब ये ज़्यादा पद नहीं था, 30 के आसपास पद था। तो उन लोगों का मोहाली, यानी कि पंजाब में मोहाली है, वहाँ पे इन लोगों का ट्रेनिंग हुआ और उन्होंने सभी लोगों की पोस्टिंग हो गई है। राजेश रंजन जी पूर्णिया सदर में अपना सेवा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए इनसे पूछा गया इनके होम जिला के बारे में कि सुपौल जिला के बारे में आप बताइए, वहाँ कोई समस्या हो तो बताइए। तो सबसे बड़ी समस्या है जो कि सुपौल जिला हम जानते हैं कि उत्तर बिहार का है, और यह जो क्षेत्र है सुपौल जिला यह कोसी के क्षेत्र का है। तो वहाँ सबसे मुख्य समस्या क्या है, बाढ़ की समस्या है। तो उन्होंने बाढ़ की समस्या को बताया कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बाढ़ आते हैं, इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए। फिर उसके बाद इनसे पूछा गया, देखिए फिर समाज कल्याण से जुड़े प्रश्न पूछे गए कि मातृत्व अवकाश के बारे में। जो मातृत्व अवकाश यानी कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उन्हें जो अवकाश दिया जाता है उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया, उस एक्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया। फिर उसके बाद इसके संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि क्या संशोधन किए गए हैं और क्या करने की आवश्यकता है, आप अपना ये बताइए। तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए। उसके बाद इनसे प्रश्न पूछा गया घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में। जो घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में आया था, इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स यह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। यह लाया गया कि घरों में जब महिला हो या बुजुर्ग महिला हो या उससे अगर किसी भी प्रकार के उस घर के कोई भी सदस्य अगर उसके साथ किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार से अगर उनके साथ माने दुर्व्यवहार करता है या शोषण करता है, तो सभी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसके बारे में उनसे प्रश्न पूछे गए। फिर उसके बाद इनसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल LSW है, चूँकि इनका
सब्जेक्ट तो ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स था, लेकिन सीडीपीओ के लिए आप इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने एलएसडब्ल्यू लिया था। तो इससे भी जुड़े प्रश्न पूछे गए एलएसडब्ल्यू से। और देखिए इनसे ये भी प्रश्न पूछा गया कि बिहार सरकार बाल श्रम रोकने के लिए क्या करे, चूँकि बिहार में बाल श्रमों की संख्या बहुत अधिक है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है, बिहार में काफ़ी यह संख्या है। तो बिहार सरकार के द्वारा इस बाल श्रम को रोकने के लिए क्या प्रयास सरकार कर रही है, आप बताइए। तो उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उनसे पूछा गया कि कोई स्कीम, तो यही स्कीम CLTS स्कीम के बारे में इन्होंने चर्चा किया। ये CLTS स्कीम है जिसका पूरा नाम है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम। यह 12 जून 2016 को बिहार सरकार के द्वारा इस स्कीम को लाया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो भी बाल श्रम है उसको ट्रैकिंग किया जाता है इसके माध्यम से, इसीलिए इसका नाम चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम रखा गया है। इसके बारे में उनसे जुड़े प्रश्न पूछे गए, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद इनसे पूछा गया कि ICDS क्या है, ICDS के बारे में पूछा गया कि क्या है। फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, यानी कि एकीकृत समेकित बाल विकास परियोजना होता है। इसका स्थापना पूछा गया कि इसका स्थापना कब हुआ था, यह किस मंत्रालय के, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है, एकीकृत बाल विकास परियोजना है। उसके बाद इनसे प्रश्न पूछा गया कि यदि आपका चयन इस पद पर होता है, यानी कि ये जो CDPO का जो पद है जिसके लिए आप साक्षात्कार देने के लिए आए हैं, तो अगर आपका चयन इस पद पर होता है तो आपकी कोई प्राथमिकता क्या होगी, यानी कि अगर आपको इसके तहत आपको चुन लिया जाता है तो आप क्या प्राथमिकताएं होगी जब आप जाइएगा सेवा में। तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं को बताएं, जो भी उनकी प्राथमिकता होगी उसके बारे में उन्होंने उस पर चर्चा किया, उस पर बात किया। फिर उनसे एक प्रश्न और पूछा गया कि जो ममता क्या है, ममता कार्यक्रम है, इसके बारे में। फ्रेंड्स, यह ममता कार्यक्रम जिस प्रकार से आशा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके जो जैसे कि आशा होती है, उसी प्रकार एक ममता होती है, ममता दीदी इनको बोला जाता है। इन लोगों का काम है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके माँ हैं, तो गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव करवाना, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना, समय समय पर उनको जांच करना, उनके छोटे बच्चों को टीकाकरण करना, किसी भी प्रकार की अगर उन्हें समस्या है तो उन्हें जा कर के बताना और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, या छोटे बच्चों के स्तनपान कराना। जो भी सरकार के द्वारा स्कीम आ रही है, चाहे वो महिलाओं से हो, चाहे गर्भवती महिला से हो या छोटे बच्चों से हो, उनके लिए यह आशा और ममता जो है, इन लोगों का, आशा दीदी और ममता लोगों का ये काम होता है। इसके बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया था। चूँकि जितने भी ये प्रश्न पूछे गए, अगर हम गौर करें, चाहे कबीर अंत्येष्टि योजना की बात हो या आंगनबाड़ी की बात हो, या अगर यहाँ पे भी देखिए जो ज़्यादा गरीब बच्चे मर रहे थे या इंसेफ्लाइटिस से, वहाँ देखें, या मातृत्व अवकाश को देख लें, या घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करें, या यहाँ अगर हम बाल श्रम की बात करें, ICDS की बात करें, तो ममता की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह सोशल वेलफेयर से जुड़ा है, चाहे महिला से हो, चाहे गर्भवती महिला से हो, चाहे छोटे बच्चों से हो। तो यह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत यह पद है और यह सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं, और यही सब LSW में भी है, क्योंकि लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। तो ये जितने भी प्रश्न पूछे गए फ्रेंड्स, LSW के लिए जिन लोगों का 64वीं BPSC में LSW सब्जेक्ट रहा है और जो लोग इससे साक्षात्कार देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके इन सारे प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा, आप इसको अपने कॉपी में एक प्रश्न और उत्तर तैयार कर लीजिएगा, संभावित उत्तर तैयार कर लीजिएगा, तो काफ़ी आसानी होगी। फ्रेंड्स, तो हम लोग जाने कि राजेश रंजन जी के बारे में देखें, इनका क्या रैंक रहा है, रैंक 4 रहा है, इसके शक्ति सावंत सर के बोर्ड में पढ़ा था। इनसे जुड़े प्रश्न को हम लोग देख लिए और इनका मार्क्स देख लिए। GS1 में 213 मार्क्स, काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा है। इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स रहा है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो का मकसद यही था कि जिन लोगों ने 64वीं साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, खास करके LSW या सोशलॉजी सब्जेक्ट से, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, चूँकि जो भी बच्चों और महिला रिलेटेड लॉ है, या जो भी नए नए अभी जो प्रावधान आए हैं, एक्ट आए हैं अभी, जो जैसे कि LSW से देखा जाए तो जो श्रम विधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, कई कानूनों में, कारखाना अधिनियम, इस सब एक्ट में परिवर्तन हुआ है, तो उससे जुड़े प्रश्न पूछे की जाने की संभावना है। आप उन्हें ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छा तरह से, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।